और जियोपॉलिटिकल दांव-पेंचों की गहराई में उतरेंगे, जो कथित तौर पर ग्लोबल सुपरपावर्स की दखलंदाजी के एक बहुत बड़े पैटर्न की ओर इशारा कर रहे हैं। ड्रॉप साइट और एक्सियोस जैसे प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसे दावे सामने आए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में खलबली मचा दी है। हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरा फोकस इन दस्तावेजों में मौजूद दावों को निष्पक्ष रूप से समझने पर होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा बड़ा सीधा सा है। सबसे पहले हम द पाकिस्तान रिपोर्ट्स पर नजर डालेंगे, उसके बाद बात करेंगे क्यूबा ड्रोन विवाद की, और आखिर में व्यापक मध्य पूर्व की रणनीति को समझेंगे। हम इसे केस स्टडी की तरह देखेंगे ताकि ये समझ सकें कि आखिर कैसे ये अलग-अलग देशों की घटनाएं एक ही बड़ी थ्योरी से जुड़ी हो सकती हैं। तो चलिए आते हैं हमारी पहली केस स्टडी पर, द पाकिस्तान रिपोर्ट्स। ड्रॉप साइट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सत्ता से बेदखली के पीछे कुछ बेहद गहरे जियोपॉलिटिकल कारण थे। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। कहानी शुरू होती है जून 2021 से, जब CIA डायरेक्टर का इस्लामाबाद दौरा होता है। फिर 7 मार्च 2022 को वाशिंगटन में एक बेहद अहम बैठक होती है, जिसमें कथित तौर पर अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू शामिल थे। ड्रॉप साइट न्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन बताती है कि यहीं से गुप्त दस्तावेज या यूं कहें कि एक साइफर सामने आता है। और देखिए, ठीक एक महीने बाद 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान को सत्ता से हटा दिया जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। जुलाई 2023 में पाकिस्तान को $3 बिलियन का IMF बेलआउट पैकेज भी मिल जाता है। अब इन कूटनीतिक मुलाकातों और अचानक हुए इन बड़े सियासी बदलावों के बीच का जो कनेक्शन है ना, वो वाकई बेहद गहरा लगता है। एब्सोल्युटली नॉट, यानी बिल्कुल नहीं। इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस लौट रही थी। अमेरिका कथित तौर पर वहां नजर रखने के लिए पाकिस्तान में अपने ड्रोन बेस बनाना चाहता था, लेकिन एक्सियोस को दिए गए एक इंटरव्यू में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की जमीन पर अमेरिकी बेस बनाने की इजाजत देने से साफ साफ इनकार कर दिया था। ये एक बहुत ही सख्त स्टैंड था, जिसने कथित तौर पर वॉशिंगटन को काफी असहज कर दिया था। सब कुछ माफ कर दिया जाएगा, ये वो लाइन है जो 7 मार्च 2022 के उस लीक हुए सीक्रेट डिप्लोमेटिक पेबल यानी साइफर में सामने आई। दावा है कि अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी राजदूत से कथित तौर पर यह बात कही थी। रिपोर्ट यह भी दावा करती है कि इसी बात का इस्तेमाल इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को हवा देने के लिए किया गया। जरा सोचिए, बंद कमरों में बोली गई कुछ बातें किसी देश की राजनीति की पूरी दिशा कैसे बदल सकती हैं? खैर, सवाल यह है कि अमेरिका की इस कथित नाराजगी की असल वजह क्या बताई जा रही हैं। पहली वजह तो वही थी, ड्रोन बेस देने से साफ इनकार करना। दूसरी वजह थी 24 फरवरी को इमरान खान का रूस का दौरा, वो भी ठीक उसी वक्त जब यूक्रेन पर हमला हुआ था। कहा जाता है कि इसे टालने के लिए अमेरिका ने भारी दबाव बनाया था। और तीसरी बड़ी वजह थी संयुक्त राष्ट्र में रूस की निंदा करने वाली वोटिंग से पाकिस्तान का दूरी बनाए रखना। कुल मिलाकर ये वो स्वतंत्र विदेश नीति के फैसले थे जिन्होंने कथित तौर पर खान को सीधे वॉशिंगटन के निशाने पर ला खड़ा किया। सत्ता बदलने से पहले और बाद के पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल स्थिति का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो नतीजे चौंकाने वाले हैं। प्री ऑस्टर यानी सत्ता से हटने से पहले पाकिस्तान का रुख काफी हद तक तटस्थ और स्वतंत्र था। उन्होंने अमेरिकी बेस देने से मना कर दिया था। लेकिन पोस्ट ऑफ्टर यानी नई सरकार के आते ही रुख पूरी तरह से अमेरिका समर्थक हो गया। रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा करती हैं कि इसके बाद पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से तीसरे देशों के जरिए यूक्रेन को तोप के गोले तक सप्लाई किए, और इसके एवज में क्या मिला? अमेरिका के समर्थन से IMF का एक भारी भरकम बेल आउट पैकेज। ये जो पूरा शिफ्ट है ना, ये वाकई में गौर करने लायक है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस बदलाव का असर सिर्फ पाकिस्तान की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। पड़ोसी देश भी इसे बहुत ही पैनी नजर से देख रहे हैं। उदाहरण के लिए ईरान के एक अधिकारी ने बड़ी कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान अब एक न्यूट्रल मीडिएटर यानी तटस्थ मध्यस्थ के रूप में अपनी विश्वसनीयता खो चुका है, क्योंकि वो लगातार अमेरिकी हितों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ये नजरिया इस बात को और मजबूत करता है कि पाकिस्तान के इस राजनीतिक बदलाव को उसके पड़ोसी मुल्क किस तरह से अमेरिकी प्रभाव के आगे झुकने के रूप में देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी केस स्टडी पर, द क्यूबा ड्रोन कंट्रोवर्सी। मिडल ईस्ट और साउथ एशिया से निकलकर अब हम सीधा कैरिबियन सागर की तरफ चलते हैं। एक्सियोस की एक हालिया रिपोर्ट ने क्यूबा से उभरते हुए कुछ नए सुरक्षा खतरों का दावा किया है। 300। जी हां, एक्सियोस की रिपोर्ट ये दावा करती है कि क्यूबा ने रूस और ईरान से लगभग 300 मिलिट्री ड्रोन्स हासिल किए हैं। अब अमेरिकी तट से महज 90 मील की दूरी पर इतने सारे ड्रोन्स की कथित मौजूदगी ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं और एक बहुत बड़ी चिंता पैदा कर दी है। एक तरफ एक्सियोस की रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि ये एक लगातार बढ़ता हुआ खतरा है और ये ड्रोन्स ग्वांतनामो बेस और फ्लोरिडा कीज को अपना निशाना बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्यूबा का ऑफिशियल रिस्पॉन्स बिल्कुल इसके उलट है। क्यूबा ने सक्रिय हमले की किसी भी योजना से साफ इनकार किया है।
उनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अपनी आत्मरक्षा के लिए उपकरण रखना हर संप्रभु देश का बुनियादी अधिकार है। यहाँ हम साफ तौर पर मीडिया की अलार्मिंग तस्वीर और एक देश के आधिकारिक बचाव के बीच एक बड़ा टकराव देख सकते हैं। और देखिए, अमेरिका की चिंताएं सिर्फ इन ड्रोन्स तक ही नहीं रुकी हैं। अमेरिकी अधिकारियों का ये भी दावा है कि क्यूबा में ईरानी सैन्य सलाहकार मौजूद हैं। इसके अलावा अमेरिका क्यूबा के नेता राहुल कास्त्रो के खिलाफ 1996 के एक पुराने विमान गिराने वाले मामले को भी फिर से खोल रहा है। साथ ही एक बहुत बड़ा डर ये भी जताया जा रहा है कि कहीं ये ड्रोन तकनीक ड्रग कार्टेल्स के हाथों में ना पड़ जाए। अगर इन सभी दावों को एक साथ रखकर देखें तो ये अमेरिका के बिल्कुल दरवाजे पर एक विरोधी गठबंधन के खड़े होने जैसी तस्वीर पेश करता है। ठीक इसी पॉइंट पर हमारे स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प थियोरी सामने रखते हैं, जिसे कहते हैं प्रीटेक्स्ट यानी बहाना। आसान शब्दों में कहें तो किसी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए जानबूझकर गढ़ा गया कोई ऐसा कारण जो असल कारण होता ही नहीं है। इस थियोरी के मुताबिक ये जो लगातार मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं, चाहे वो ड्रोन्स की बात हो या ईरानी सलाहकारों की, ये सब शायद भविष्य की किसी सैन्य कार्रवाई या कड़े प्रतिबंधों के लिए एक ग्राउंड तैयार करने या बहाना गढ़ने की कोशिश हो सकती है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द ब्रॉडर मिडल ईस्ट फ्रंट। यह सेक्शन हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे पाकिस्तान और क्यूबा की ये सारी घटनाएं ग्लोबल लेवल पर हो रहे इसी तरह के कथित दखलंदाजी के एक बहुत बड़े पैटर्न का ही हिस्सा हो सकती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और अल जजीरा की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए एक और बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के पश्चिमी रेगिस्तान में एक अघोषित दूसरा इजरायली सैन्य बेस ऑपरेट कर रहा है। स्रोत का तर्क है कि यह मामला सिर्फ एक बेस का नहीं है, बल्कि यह दूसरे देशों की क्षेत्रीय संप्रभुता या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के बार बार होने वाले उल्लंघन का एक और जीता जागता उदाहरण है। इसे उसी व्यापक दखलंदाजी की रणनीति के चश्मे से देखा जा रहा है। अगर हम इन सभी अलग अलग घटनाओं की कड़ियों को आपस में जोड़ें तो एक कथित हस्तक्षेप प्लेबुक के 4 साफ चरण उभर कर आते हैं। पहला कदम, एक ऐसे स्वतंत्र नेतृत्व की पहचान करना जो किसी बाहरी महाशक्ति के निर्देशों को नहीं मान रहा हो। दूसरा, उस देश के भीतर ही विपक्ष को हवा देना। तीसरा, मीडिया के जरिए बाहरी खतरों को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। और आखिर में चौथा कदम, रिजीम चेंज यानी तख्ता पलट करवा देना या फिर कड़े प्रतिबंध लगा देना। ये एक बेहद ही सिस्टमैटिक और लॉजिकल फ्लो है जो हमारी आज की इन सभी केस स्टडीज को एक धागे में पिरोता है। तो इन सब बातों के बाद अंत में एक बहुत ही बड़ा और गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर दुनिया की महाशक्तियां अपनी मर्जी से किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन करवा सकती हैं और सैन्य कार्रवाइयों के लिए मनगढ़ंत बहाने तैयार कर सकती हैं, तो फिर इस 21वीं सदी में संप्रभुता या सॉवरिनिटी का वास्तव में मतलब ही क्या रह जाता है? आज के इस पूरे विश्लेषण से जो तथ्य सामने आए हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस की एक बहुत ही पेचीदा और डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।